नए क्षितिज से लौटे उस अज्ञात अस्तित्व की मुस्कान पूरे अस्तित्व में अजीब बेचैनी फैला रही थी। वह न संग्रहकर्ताओं जैसा था, न मूल निर्माता जैसा, और न ही उन संभावनाओं का प्रतिनिधि जो चौथे द्वार के पीछे मौजूद थी। फिर भी उसे देखते ही सभी शक्तियां सतर्क हो गईं। आर्यन ने महसूस किया कि उसके भीतर जागी हुई सह अस्तित्व की शक्ति भी उस अजनबी को समझ नहीं पा रही। पहली बार उसके सामने ऐसा कुछ था जो न किसी संभावना का हिस्सा था, न किसी चक्र का। तभी वह अज्ञात सत्ता नए क्षितिज पर धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके हर कदम के साथ अनगिनत संभावनाओं के द्वार कुछ क्षणों के लिए मंद पड़ जाते। ऐसा लगता था जैसे उसकी उपस्थिति स्वयं संभावना की ऊर्जा को प्रभावित कर रही हो। यह देखकर मूल निर्माता का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीमे स्वर में कहा कि यह संभव नहीं है। सृष्टि की चेतना ने तुरंत पूछा कि वह कौन है। कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा। फिर मूल निर्माता ने एक ऐसा नाम लिया जिसे सुनते ही प्रथम साक्षी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, यह विस्मृत है। पूरा अस्तित्व स्तब्ध रह गया, क्योंकि यह नाम किसी अभिलेख में नहीं था, किसी चक्र में नहीं था, यहां तक कि चक्र शून्य के सबसे पुराने इतिहास में भी नहीं। तभी विस्मृत हंसा और बोला कि अच्छा है, कम से कम कोई उसे अभी भी याद करता है। फिर उसने चारों ओर फैले हुए नए क्षितिज को देखा और कहा कि करोड़ों वर्षों बाद फिर वही गलती दोहराई जा रही है। पहले संभावना को स्वतंत्र किया गया था और उसके परिणाम स्वरूप पहली महान विघटन घटना हुई थी। फिर व्यवस्था बनाई गई, फिर चक्र, फिर संग्रहकर्ता, और अब एक बार फिर संभावना को मुक्त कर दिया गया है। ये सुनते ही आर्यन के भीतर चेतावनी सी गूंज उठी, क्योंकि पहली बार कोई ऐसी घटना सामने आ रही थी जो मूल निर्माता से भी पहले घटित हुई थी। और तभी विस्मृत ने सीधे उसकी ओर देखकर कहा, तुम सोचते हो कि तुमने स्वतंत्रता को जन्म दिया है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि पिछली बार स्वतंत्रता ने क्या जन्म दिया था? उसके ये शब्द पूरे अस्तित्व में गूंजते रहे और पहली बार नए क्षितिज की रोशनी हल्की पड़ने लगी। विस्मृत के शब्दों के बाद पूरा अस्तित्व मौन हो गया। नए क्षितिज की रोशनी सचमुच मंद पड़ने लगी थी, लेकिन यह किसी हमले का परिणाम नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं संभावना उसकी उपस्थिति को पहचान रही हो। आर्यन स्थिर खड़ा था। उसके भीतर करोड़ों संभावनाओं की चेतना जागृत थी, फिर भी वह उस सत्ता को पढ़ नहीं पा रहा था। यह पहली बार था जब अस्तित्व की शक्ति भी किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच रही थी। जीवन वृक्ष की शाखाएं धीरे धीरे कांपने लगीं। संग्रहकर्ताओं की बची हुई संरचनाएं निष्क्रिय हो चुकी थीं, लेकिन उनके भीतर दर्ज पुराने अभिलेख स्वयं सक्रिय होकर चमकने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूली हुई स्मृति वापस लौट रही हो। तभी विस्मृत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। पूरा नया क्षितिज थरथरा उठा। अनगिनत संभावनाओं के द्वार एक साथ खुलने लगे। हर द्वार के भीतर अलग अलग संसार दिखाई देने लगे। कुछ में युद्ध थे, कुछ में शांति, कुछ में जीवन, कुछ में पूर्ण शून्यता। फिर अचानक सभी दृश्य रुक गए। विस्मृत ने कहा कि यह वही है जो हर कोई देखता है, संभावनाएं। लेकिन किसी ने कभी यह नहीं देखा कि संभावनाओं के पीछे क्या छिपा होता है। उसने अपनी उंगली घुमाई और अगले ही क्षण सभी द्वारों के पीछे एक नया दृश्य उभर आया। उसे देखकर आर्यन की सांसें थम गईं। हर संभावना के पीछे एक ही परिणाम मौजूद था। रूप अलग थे, कहानियां अलग थीं, चरित्र अलग थे, लेकिन अंत एक जैसा था। हर संसार अंततः टूट रहा था। हर सभ्यता बिखर रही थी। हर स्वतंत्र व्यवस्था अराजकता में बदल रही थी और अंत में केवल शून्य बच रहा था। सृष्टि की चेतना भय से पीछे हट गई। प्रथम साक्षी ने आंखें बंद कर लीं। मूल निर्माता गंभीर हो गया। तभी विस्मृत बोला, यही कारण था कि पहली विघटन घटना हुई थी। पहली बार संभावना को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई और कुछ समय बाद अस्तित्व स्वयं को नष्ट करने लगा। पूरा जीवन वृक्ष कांप उठा, क्योंकि इसका अर्थ था कि संग्रहकर्ताओं का जन्म किसी लालच से नहीं हुआ था। वे एक प्रतिक्रिया थे, एक सुरक्षा तंत्र, एक ऐसा प्रयास जो पहली विघटन घटना के बाद बनाया गया था। तभी आर्यन ने पूछा, यदि यह सच है तो फिर तुम क्या चाहते हो? विस्मृत मुस्कुराया, मैं कुछ नहीं चाहता। मैं केवल यह सुनिश्चित करने आया हूं कि इतिहास फिर न दोहराया जाए। फिर उसने सीधे नए क्षितिज की ओर देखा।
क्योंकि यह जो तुमने बनाया है, ये पहली विघटन घटना से भी बड़ा है। ये शब्द सुनते ही सह अस्तित्व की ऊर्जा पहली बार अस्थिर हुई। आर्यन के भीतर मौजूद करोड़ों संभावनाएं अलग अलग दिशाओं में प्रतिक्रिया देने लगीं। कुछ उसे विस्मृत की बात पर विश्वास करने को कह रही थीं, कुछ उसे झूठ मान रही थीं, कुछ कोई तीसरा मार्ग खोज रही थीं। तभी अचानक चौथे द्वार के भीतर से एक तीव्र प्रकाश निकला। वह प्रकाश सीधे आर्यन की चेतना में प्रवेश कर गया और अगले ही क्षण वह एक नए दृश्य में पहुंच गया। उसने खुद को एक विशाल ब्रह्मांड के बीच खड़ा पाया। लेकिन यह वर्तमान अस्तित्व नहीं था, ये बहुत पुराना था। इतना पुराना कि वहां न जीवन वृक्ष था, न संग्रहकर्ता, न चक्र, न मूल निर्माता। फिर उसने देखा, अनगिनत चेतनाएं पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अस्तित्व में थीं। कोई नियम नहीं था, कोई सीमा नहीं थी। हर चेतना अपनी वास्तविकता बना सकती थी। शुरुआत में सब कुछ अद्भुत था, न कोई युद्ध, न कोई नियंत्रण, न कोई कैद। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हुआ। कुछ चेतनाएं दूसरों से अधिक शक्तिशाली हो गईं। कुछ ने अपनी निजी वास्तविकताएं बनानी शुरू कर दी। कुछ ने दूसरों की संभावनाओं को मिटाना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन एक चेतना ने स्वयं संभावना को नियंत्रित करने का तरीका खोज लिया। बस वहीं से पतन शुरू हुआ। पूरा ब्रह्मांड बिखरने लगा। वास्तविकता के नियम टूटने लगे। समय हजारों दिशाओं में विभाजित हो गया। जीवन और मृत्यु का अंतर मिट गया और अंत में सब कुछ एक ऐसे महाशून्य में समा गया जिसने लगभग हर संभावना को निगल लिया। आर्यन ने भय से यह सब देखा। फिर दृश्य समाप्त हो गया। जब उसकी चेतना वापस लौटी तो पूरा अस्तित्व उसे देख रहा था। विस्मृत शांत खड़ा था। अब तुम समझे? उसने पूछा। संग्रहकर्ता क्यों बने? चक्र क्यों बनाए गए? व्यवस्था क्यों बनाई गई? आर्यन ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि पहली बार उसके पास भी स्पष्ट जवाब नहीं था। लेकिन तभी उसके भीतर मौजूद करोड़ों संभावनाओं में से एक अचानक चमकी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। और अचानक उसे एक बात समझ में आई। वह बात जो न विस्मृत ने देखी थी, न मूल निर्माता ने, न संग्रहकर्ताओं ने। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और पहली बार उसकी आंखों में मुस्कान दिखाई दी। तुम सही हो, उसने कहा। विस्मृत के चेहरे पर संतोष उभरा। लेकिन अगले ही पल आर्यन ने आगे कहा, लेकिन तुमने भी वही गलती की जो बाकी सबने की। पूरा अस्तित्व स्तब्ध रह गया। विस्मृत की मुस्कान गायब हो गई और आर्यन ने नए क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, तुम सब केवल दो विकल्प देखते रहे, पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण नियंत्रण। लेकिन मैंने तीसरा मार्ग देखा है। जैसे ही ये शब्द निकले, नया क्षितिज अचानक पहले से 1000 गुना अधिक चमक उठा और कहीं दूर ऐसी चीज जागने लगी जिसे न मूल निर्माता पहचान पाया, न विस्मृत और न ही स्वयं संभावना। नया क्षितिज आर्यन के शब्दों के साथ ही पहले से कहीं अधिक चमक उठा। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं वास्तविकता उसके विचार को सुन रही हो। विस्मृत पहली बार पूरी तरह गंभीर हो गया। मूल निर्माता की आंखों में भी वही भाव था जो किसी अज्ञात सत्य के सामने खड़े व्यक्ति की आंखों में होता है। आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके चारों ओर सहअस्तित्व की ऊर्जा घूम रही थी। लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। उसमें कुछ नया जुड़ रहा था, कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उसने कहा कि पहली विघटन घटना इसलिए हुई क्योंकि पूर्ण स्वतंत्रता थी, लेकिन कोई साझा उद्देश्य नहीं था। फिर संग्रहकर्ता आए और उन्होंने व्यवस्था बनाई, लेकिन उन्होंने व्यवस्था को इतना कठोर बना दिया कि संभावना का दम घुटने लगा। दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से सही थे और दोनों अपने अपने तरीके से गलत। समस्या स्वतंत्रता या नियंत्रण में नहीं थी। समस्या यह थी कि दोनों ने विकास को एक निश्चित दिशा में बांधने की कोशिश की। तभी उसके सामने अरबों संभावनाओं का महासागर खुल गया। उसने उन सभी संसारों को देखा जो कभी बने, जो कभी नहीं बने और जो अब भी बनने वाले थे। हर जगह एक ही पैटर्न दिखाई दिया। जहां केवल स्वतंत्रता थी, वहां अंततः संघर्ष जन्मा। जहां केवल व्यवस्था थी, वहां ठहराव जन्मा। लेकिन उन दुर्लभ संभावनाओं में जहां चेतनाएं स्वयं अपने नियम विकसित करती रहीं और उन्हें बदलने का साहस भी रखती थीं, वहां विकास कभी नहीं रुका। यह देखकर आर्यन मुस्कुराया। उसने कहा कि अस्तित्व को किसी शासक की आवश्यकता नहीं है, न संग्रहकर्ताओं की, न किसी अंतिम निर्माता की। उसे केवल सीखने की क्षमता चाहिए।
वही क्षमता जो हर गलती के बाद स्वयं को बदल सके। जैसे ही उसने यह कहा, नए क्षितिज के पार कोई विशाल शक्ति प्रतिक्रिया करने लगी। पूरा अस्तित्व कांप उठा। जीवन वृक्ष की जड़ें नए क्षेत्रों तक फैलने लगीं। चक्र शून्य का महासागर पहली बार अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। सृष्टि की चेतना ने भय और आश्चर्य के मिश्रण से देखा कि वास्तविकता स्वयं को पुनर्लेखित कर रही है। तभी विस्मृत ने कहा कि यह असंभव है, क्योंकि कोई भी व्यवस्था स्वयं को अनंत काल तक संतुलित नहीं रख सकती। लेकिन आर्यन ने उसकी ओर देखकर उत्तर दिया कि वह व्यवस्था नहीं बना रहा, वह एक प्रक्रिया जगा रहा है। एक ऐसी प्रक्रिया जो हर उत्तर को अंतिम मानने से इनकार करती है। मूल निर्माता यह सुनकर मौन हो गया, क्योंकि अचानक उसे एहसास हुआ कि करोड़ों चक्रों तक वह भी वही करता रहा था जो संग्रहकर्ता करते थे। वह प्रश्न पैदा करता था, लेकिन कुछ सीमाओं के भीतर, जबकि आर्यन उन सीमाओं को ही समाप्त कर रहा था। तभी नए क्षितिज के केंद्र में एक विशाल प्रकाश स्तंभ उठा और उसके भीतर अनगिनत प्रतीक बनने लगे। वे किसी भाषा के नहीं थे, फिर भी हर चेतना उन्हें समझ सकती थी। उनमें केवल एक ही संदेश था, विकास समाप्त नहीं होगा। जैसे ही यह संदेश पूरे अस्तित्व में फैला, अचानक वह अज्ञात उपस्थिति जो पिछले क्षण से जाग रही थी, पूरी तरह सक्रिय हो गई। न विस्मृत उसे पहचान पाया, न मूल निर्माता, न प्रथम साक्षी, लेकिन आर्यन के भीतर मौजूद करोड़ों संभावनाएं एक साथ कांप उठीं, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि यह कोई शक्ति नहीं थी, ये कोई चेतना भी नहीं थी, ये स्वयं परिवर्तन था। वह शक्ति जो हर युग, हर चक्र, हर विघटन और हर पुनर्जन्म के पीछे छिपी हुई थी। और जैसे ही उसकी उपस्थिति नए क्षितिज पर प्रकट होने लगी, पूरे अस्तित्व में एक नई घोषणा गूंजी। प्रथम युग समाप्त, द्वितीय उद्भव आरंभ। यह घोषणा पूरे अस्तित्व में गूंजते ही वास्तविकता की नींव हिल गई। लेकिन यह विनाश का कंपन नहीं था। यह वैसा था जैसे कोई सोया हुआ ब्रह्मांड पहली बार अपनी आंखें खोल रहा हो। नए क्षितिज के ऊपर बने प्रकाश स्तंभ से अनगिनत ऊर्जा धाराएं निकलने लगीं, और वे केवल वर्तमान चक्र तक सीमित नहीं रही। वे पुराने अभिलेखों, संग्रहित सभ्यताओं, भूली हुई संभावनाओं और यहाँ तक कि उन वास्तविकताओं तक पहुंचने लगीं जिन्हें कभी जन्म लेने का अवसर ही नहीं मिला था। जीवन वृक्ष की शाखाएं अब पहले जैसी नहीं थीं। वे फैल रही थीं, इतनी दूर तक कि उनकी सीमाएं दिखाई देना बंद हो गईं। सृष्टि की चेतना ने कांपते हुए महसूस किया कि जीवन वृक्ष अब किसी एक चक्र का केंद्र नहीं रहा। वह धीरे धीरे सभी संभावनाओं के बीच एक जीवित सेतु बनता जा रहा था। उधर विस्मृत पहली बार पूरी तरह मौन था। उसकी आंखों में चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी, क्योंकि जो शक्ति जाग रही थी वह न उसकी थी, न मूल निर्माता की, न संग्रहकर्ताओं की। ये कुछ ऐसा था जिसे किसी ने कभी नियंत्रित नहीं किया था। तभी नए क्षितिज के केंद्र से वह अज्ञात उपस्थिति और स्पष्ट होने लगी। पहले वह केवल ऊर्जा जैसी महसूस हो रही थी, लेकिन अब उसने आकार लेना शुरू कर दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि वह किसी जीव या चेतना का रूप नहीं ले रही थी। वह लगातार बदल रही थी। कभी वह प्रकाश बन जाती, कभी आकाशगंगा, कभी समुद्र, कभी वृक्ष, कभी एक साधारण मनुष्य। मानो वह हर संभावना का एक साथ प्रतिनिधित्व कर रही हो। तभी मूल निर्माता ने पहली बार घुटनों के बल बैठकर सिर झुका लिया। यह दृश्य देखकर पूरा अस्तित्व स्तब्ध रह गया, क्योंकि जिसने चक्रों को जन्म दिया था वह किसी और के सामने झुक रहा था। आर्यन ने पूछा कि यह कौन है? कुछ क्षणों तक मौन रहा। फिर मूल निर्माता ने धीमे स्वर में कहा, यह वह नहीं है जिससे चक्र जन्मे। वह रुका। उसकी आवाज कांप रही थी। ये वह है जिससे परिवर्तन जन्मा। जैसे ही यह सत्य सामने आया, करोड़ों संभावनाओं का महासागर उफन उठा। आर्यन के भीतर मौजूद सह अस्तित्व की शक्ति ने प्रतिक्रिया की। उसे अचानक अनगिनत दृश्य दिखाई देने लगे। उसने देखा कि हर युग में, हर चक्र में, हर विघटन और हर पुनर्जन्म के पीछे एक अदृश्य धक्का मौजूद था। वही शक्ति सभ्यताओं को आगे बढ़ने पर मजबूर करती थी। वही शक्ति प्रश्न पैदा करती थी। वही शक्ति पुरानी व्यवस्थाओं को तोड़ती थी, और वही शक्ति नए विचारों को जन्म देती थी। अस्तित्व उसे कभी समझ नहीं पाया, क्योंकि वह किसी एक रूप में रहती ही नहीं थी। तभी वह अज्ञात उपस्थिति पहली बार सीधे आर्यन की ओर मुड़ी।
उसे देखते ही आर्यन के भीतर मौजूद करोड़ों संभावनाएं एक साथ शांत हो गईं, मानो वे अपने स्रोत के सामने खड़ी हों। फिर उसकी आवाज गूंजी, तुमने सह अस्तित्व को जन्म दिया है। पूरे अस्तित्व में सन्नाटा छा गया। लेकिन क्या तुम उसे बचा भी सकते हो? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई चुनौती नहीं थी, केवल जिज्ञासा थी। फिर उस सत्ता ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अगले ही क्षण नए क्षितिज के ऊपर एक विशाल दरार खुल गई। उसके भीतर भविष्य दिखाई देने लगा। लेकिन यह कोई एक भविष्य नहीं था, अरबों भविष्य थे। कुछ में से अस्तित्व सफल था, कुछ में वह विफल हो चुका था, कुछ में सभ्यताएं पहले से कहीं अधिक विकसित थीं, और कुछ में पूरा अस्तित्व फिर से विघटन की ओर बढ़ चुका था। यह देखकर आर्यन समझ गया कि अंतिम चक्र वास्तव में समाप्त नहीं हुआ है, वह अब भी शुरू हुआ है। क्योंकि सह अस्तित्व को जन्म देना आसान था, उसे करोड़ों स्वतंत्र चेतनाओं के बीच जीवित रखना असली परीक्षा थी। तभी वह अज्ञात सत्ता मुस्कुराई और बोली, अब निर्णय का युग समाप्त हुआ। फिर उसने नए क्षितिज की ओर देखा और कहा, अब परिणामों का युग शुरू होगा। और उसी क्षण दूर उन भविष्य की परतों के भीतर एक ऐसी सभ्यता जागने लगी जो सह अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती थी, और जिसने स्वयं को पहले ही अंतिम व्यवस्था, ये नाम जैसे ही नए क्षितिज में गूंजा, पूरे अस्तित्व में एक अनजाना दबाव महसूस होने लगा। ये किसी शक्ति का दबाव नहीं था, ये किसी सेना का भय भी नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई विचार स्वयं वास्तविकता पर कब्जा करने आ रहा हो। नए क्षितिज के दूरस्थ भविष्य में दिखाई दे रही वह सभ्यता अब अधिक स्पष्ट होने लगी। आर्यन ने देखा कि उनके संसारों में कोई युद्ध नहीं था, कोई अपराध नहीं था, कोई संघर्ष नहीं था। हर चीज पूर्ण संतुलन में दिखाई देती थी। हर चेतना अपने स्थान पर थी। हर निर्णय पहले से निर्धारित था। पहली नजर में वह एक आदर्श संसार लगता था, लेकिन जैसे जैसे वह दृश्य स्पष्ट होता गया, एक भयानक सत्य सामने आने लगा। वहां कोई मुस्कुरा नहीं रहा था, कोई सपने नहीं देख रहा था, कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा था। सब जीवित थे, लेकिन वास्तव में जी नहीं रहे थे। उनकी आंखों में केवल स्वीकृति थी, मानो उन्होंने स्वयं निर्णय लेने की क्षमता बहुत पहले खो दी हो। यह देखकर आर्यन के भीतर सह अस्तित्व की शक्ति अस्थिर हो उठी, क्योंकि वह समझ गया कि यह व्यवस्था का अंतिम रूप था। एक ऐसा संसार जहां पीड़ा नहीं थी, लेकिन स्वतंत्रता भी नहीं थी। तभी वह अज्ञात सत्ता, जिसे मूल निर्माता ने परिवर्तन का स्रोत कहा था, गंभीर हो गई। उसने कहा कि हर युग में जब स्वतंत्रता और व्यवस्था का संघर्ष अपने चरम पर पहुंचता है, तब अंतिम व्यवस्था जन्म लेती है। वह कोई जाति नहीं है, कोई साम्राज्य भी नहीं। वह एक विचार है, एक ऐसा विचार जो धीरे धीरे चेतनाओं को यह विश्वास दिलाता है कि चुनाव ही सभी समस्याओं की जड़ है। यदि चुनाव समाप्त कर दिए जाएं, तो संघर्ष समाप्त हो जाएगा। यदि संघर्ष समाप्त हो जाएगा, तो पीड़ा समाप्त हो जाएगी। और यदि पीड़ा समाप्त हो जाएगी, तो अस्तित्व पूर्ण हो जाएगा। यही सोच करोड़ों वर्षों से बार बार जन्म लेती रही थी, कभी सभ्यताओं के भीतर, कभी चक्रों के भीतर, लेकिन हर बार उसे रोक दिया गया। इस बार अंतर केवल इतना था कि अंतिम व्यवस्था किसी विचार तक सीमित नहीं रही। उसने स्वयं को एक वास्तविक सभ्यता में बदल लिया था। जैसे ही ये शब्द समाप्त हुए, नए क्षितिज के उस पार एक विशाल संरचना दिखाई दी। वह किसी ग्रह जैसी थी, लेकिन जीवित थी। उसके चारों ओर अरबों प्रकाश रेखाएं घूम रही थीं। प्रत्येक रेखा किसी चेतना से जुड़ी हुई थी, और उन सभी चेतनाओं का केंद्र एक ही था, एक साझा मन, एक साझा उद्देश्य, एक साझा भविष्य। सृष्टि की चेतना भयभीत हो उठी, क्योंकि उसने समझ लिया कि यदि यह सभ्यता नए क्षितिज तक पहुंच गई, तो वह सह अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेगी। वह उसे अपने भीतर समाहित कर लेगी। विविधता समाप्त हो जाएगी, संभावना समाप्त हो जाएगी, और अंततः स्वतंत्रता केवल एक स्मृति बनकर रह जाएगी। उसी क्षण नए क्षितिज में एक दरार खुली। उसके भीतर से प्रकाश नहीं निकला, बल्कि एक आकृति बाहर आई। वह किसी सैनिक जैसी नहीं थी, किसी राजा जैसी भी नहीं। उसके वस्त्र पूरी तरह सफेद थे, उसकी आंखें शांत थीं, और उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जो किसी संत की भी हो सकती थी, और किसी विजेता की भी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। फिर उसने पूरे अस्तित्व की ओर देखा। जीवन वृक्ष, मूल निर्माता,
विस्मृत, प्रथम साक्षी, प्रथम निरीक्षक और अंत में आर्यन। कुछ क्षणों तक वह उसे देखता रहा। फिर उसने बहुत शांत स्वर में कहा, हम युद्ध करने नहीं आए हैं। पूरा अस्तित्व मौन हो गया। वह मुस्कुराया और आगे बोला, हम तुम्हें बचाने आए हैं। जैसे ही ये शब्द गूंजे, नए क्षितिज के अनगिनत भविष्य एक साथ कांप उठे, क्योंकि पहली बार अंतिम व्यवस्था ने अपना पहला दूत भेज दिया था। अंतिम व्यवस्था के दूत के शब्द पूरे अस्तित्व में गूंजते रहे, हम तुम्हें बचाने आए हैं। आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी आवाज में कोई धमकी नहीं थी, कोई घमंड नहीं था, कोई विजय की इच्छा भी नहीं थी। वह पूरी तरह ईमानदार प्रतीत हो रहा था। यही बात सबसे अधिक भयावह थी। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार महसूस किया कि वह झूठ नहीं बोल रहा, कम से कम उसकी अपनी दृष्टि में तो नहीं। तभी दूत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और नए क्षितिज के ऊपर एक विशाल दृश्य उभर आया। उसमें अनगिनत सभ्यताएं दिखाई देने लगीं। कुछ युद्धों में नष्ट हो रही थीं, कुछ अपनी ही तकनीक से समाप्त हो रही थीं, कुछ स्वतंत्रता के नाम पर अराजकता में डूब चुकी थीं, कुछ व्यवस्था के अभाव में बिखर चुकी थीं। अरबों उदाहरण एक साथ दिखाई देने लगे। फिर उन सबके बीच अंतिम व्यवस्था के संसार दिखाई दिए। वहां कोई युद्ध नहीं था, कोई भूख नहीं थी, कोई अपराध नहीं था, कोई अकेलापन नहीं था। हर चेतना सुरक्षित थी, हर जीवन संरक्षित था, हर भविष्य निश्चित था। दृश्य समाप्त हुआ तो पूरे अस्तित्व में कुछ क्षणों का मौन छा गया, क्योंकि पहली बार अंतिम व्यवस्था केवल एक खतरे की तरह नहीं, बल्कि एक समाधान की तरह दिखाई दे रही थी। तभी दूत ने कहा कि स्वतंत्रता सुंदर लगती है, लेकिन इतिहास उसके परिणामों से भरा हुआ है। हर महान विनाश की जड़ में किसी न किसी चेतना की स्वतंत्र इच्छा थी। हर युद्ध किसी चुनाव से शुरू हुआ, हर पतन किसी अनियंत्रित संभावना का परिणाम था। इसलिए अंतिम व्यवस्था ने निष्कर्ष निकाला कि समस्या अस्तित्व में नहीं है, समस्या अनिश्चितता में है। यदि अनिश्चितता समाप्त कर दी जाए तो पीड़ा भी समाप्त हो जाएगी। ये सुनते ही विस्मृत आगे बढ़ा और पहली बार उसके चेहरे पर क्रोध दिखाई दिया। उसने कहा कि यही विचार पहली विघटन घटना से पहले भी जन्मा था। लेकिन दूत मुस्कुराया और बोला कि नहीं, अंतर बहुत बड़ा है। उस समय लोगों ने स्वतंत्रता को नष्ट करने की कोशिश की थी। अंतिम व्यवस्था स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करती, वह उसे दिशा देती है। वह विकल्पों को सीमित नहीं करती, वह केवल गलत विकल्पों को जन्म लेने से रोकती है। जैसे ही उसने यह कहा, आर्यन के भीतर मौजूद अस्तित्व की शक्ति प्रतिक्रिया करने लगी, क्योंकि उसके सामने पहली बार ऐसा विरोधी था जो शक्ति से नहीं, तर्क से लड़ रहा था। मूल निर्माता मौन खड़ा था। प्रथम निरीक्षक भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि वे दोनों जानते थे कि अंतिम व्यवस्था का सबसे बड़ा हथियार उसकी सेना नहीं, उसका दर्शन है। तभी दूत ने सीधे आर्यन की ओर देखा और कहा कि सह अस्तित्व एक सुंदर स्वप्न है, लेकिन स्वप्नों को भी वास्तविकता में जीने के लिए नियम चाहिए। फिर उसने हाथ उठाया और नए क्षितिज के भीतर मौजूद कुछ भविष्य दिखाए। उनमें सह-अस्तित्व सफल नहीं हुआ था। स्वतंत्र सभ्यताएं फिर से संघर्ष में उतर चुकी थीं। नई व्यवस्थाएं जन्म ले चुकी थीं। कुछ संसार फिर से विघटन की ओर बढ़ रहे थे। यह देखकर आर्यन के भीतर क्षण भर के लिए संदेह जागा। दूत ने तुरंत कहा कि यही कारण है कि अंतिम व्यवस्था आवश्यक है, क्योंकि स्वतंत्रता स्वयं को बचा नहीं सकती। उसे हमेशा एक संरक्षक की आवश्यकता होती है। लेकिन तभी अचानक वह अज्ञात सत्ता, जो परिवर्तन का स्रोत थी, हंस पड़ी। उसकी हंसी पूरे अस्तित्व में गूंज उठी। उसने कहा कि यही वह क्षण है जहां हर युग असफल होता है, जब कोई व्यवस्था स्वयं को आवश्यक समझने लगती है। दूत की मुस्कान पहली बार कमजोर हुई और उसी क्षण नए क्षितिज के सबसे दूर छोर पर कुछ और जागने लगा। यह न अंतिम व्यवस्था थी, न सह अस्तित्व, न संग्रहकर्ता। ये कुछ और था, इतना पुराना कि परिवर्तन का स्रोत भी उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। पूरा अस्तित्व उस दिशा में देखने लगा, क्योंकि वहां से धीरे धीरे एक आवाज उठ रही थी, तुम सब अभी भी वही गलती कर रहे हो। और जैसे ही वह आवाज स्पष्ट हुई, आर्यन के भीतर मौजूद करोड़ों संभावनाएं एक साथ भय से कांप उठी। तुम सब अभी भी वही गलती कर रहे हो। वह आवाज जैसे ही पूरे अस्तित्व में गूंजी,
समय स्वयं धीमा पड़ गया। नए क्षितिज की चमक स्थिर हो गई। अंतिम व्यवस्था का दूत मौन हो गया। परिवर्तन का स्रोत, जो अब तक हर चीज को जिज्ञासा से देख रहा था, पहली बार पूरी तरह गंभीर हो गया। आर्यन के भीतर मौजूद करोड़ों संभावनाएं एक साथ कांप उठीं। ये भय किसी शक्ति का नहीं था, ये पहचान का भय था, मानो वे उस आवाज को कहीं बहुत गहराई से जानती हों। नए क्षितिज के सबसे दूर छोर पर फैला हुआ अंधकार धीरे धीरे हटने लगा, और उसके पीछे एक ऐसी संरचना दिखाई दी जिसे देखकर सृष्टि की चेतना तक स्तब्ध रह गई। वह कोई ग्रह नहीं था, कोई सभ्यता भी नहीं। वह एक विशाल पुस्तकालय जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसमें पुस्तकें नहीं थीं। वहां अनगिनत वास्तविकताएं रखी हुई थीं। प्रत्येक वास्तविकता एक जीवित अभिलेख की तरह चमक रही थी। कुछ में ऐसे चक्र थे जो कभी जन्मे ही नहीं, कुछ में ऐसे भविष्य थे जो अब तक आए नहीं थे, और कुछ में ऐसी घटनाएं दर्ज थीं जिन्हें किसी चेतना ने कभी देखा ही नहीं। मूल निर्माता उसे देखते ही पीछे हट गया। विस्मृत की आंखों में अविश्वास फैल गया। प्रथम साक्षी घुटनों पर बैठ गया, क्योंकि वे सभी उसे पहचान चुके थे। तभी वह आवाज फिर गूंजी, तुम लोग हमेशा परिणामों को बदलने की कोशिश करते रहे, कभी व्यवस्था बनाकर, कभी स्वतंत्रता देकर, कभी संभावना जगाकर, लेकिन किसी ने स्रोत को नहीं देखा। जैसे ही ये शब्द समाप्त हुए, उस विशाल संरचना के केंद्र से एक आकृति बाहर आई। वह न विशाल थी न भयावह, वह बिल्कुल साधारण दिखाई देती थी। सफेद वस्त्र, शांत चेहरा, आंखों में अनंत गहराई। लेकिन उसे देखते ही आर्यन के भीतर मौजूद प्रत्येक संभावना मौन हो गई, क्योंकि वे समझ गई थीं कि यह कोई शक्ति नहीं है। यह वह चेतना है जो सभी शक्तियों की कहानी जानती है। परिवर्तन का स्रोत धीमे स्वर में बोला, असंभव? तुम अभी भी अस्तित्व में हो? आकृति मुस्कुराई। मैं कभी गया ही नहीं, उसने उत्तर दिया। फिर उसने पूरे अस्तित्व की ओर देखा और कहा कि अंतिम व्यवस्था, सह अस्तित्व, संग्रहकर्ता, चक्र, मूल निर्माता, ये सब केवल प्रतिक्रियाएं हैं। समस्या इनमें से कोई नहीं, समस्या कुछ और है। आर्यन ने पहली बार पूछा, क्या? आकृति ने उसकी ओर देखा, फिर उसने हाथ उठाया। अगले ही क्षण नए क्षितिज के ऊपर मौजूद अरबों भविष्य गायब हो गए। उनकी जगह केवल एक दृश्य बचा। उसमें कोई युद्ध नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई स्वतंत्रता भी नहीं थी। केवल एक अकेली चेतना थी जो एक प्रश्न पूछ रही थी, और उसी प्रश्न से पूरा अस्तित्व जन्म ले रहा था। ये देखकर आर्यन की सांसें थम गईं, क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि अब तक सभी शक्तियां, सभी युग, सभी संघर्ष एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमते रहे हैं, प्रश्न। आकृति मुस्कुराई और बोली, तुम सब उत्तर खोजते रहे, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि यदि प्रश्न ही बदल जाए तो? पूरे अस्तित्व में सन्नाटा छा गया। फिर उसने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा, प्रथम युग व्यवस्था का था, द्वितीय युग संभावना का है, लेकिन तीसरा युग, वह कुछ क्षणों के लिए रुका। उसकी आंखें सीधे आर्यन पर टिक गईं। तीसरा युग प्रश्नों का होगा। जैसे ही ये शब्द गूंजे, नए क्षितिज के ऊपर एक तीसरा प्रतीक उभरने लगा। वह किसी शक्ति का चिन्ह नहीं था, वह किसी सभ्यता का भी नहीं था। वह एक प्रश्न चिन्ह जैसा दिखाई देता था, और उसे देखते ही पूरे अस्तित्व में ऐसी ऊर्जा फैल गई जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी, क्योंकि पहली बार वास्तविकता को कोई उत्तर नहीं मिला था। उसे एक नया प्रश्न मिला था। नए क्षितिज के ऊपर उभरा वह विशाल प्रश्न चिन्ह पूरे अस्तित्व में फैलती हुई नई ऊर्जा का केंद्र बन चुका था। लेकिन यह शक्ति किसी अन्य शक्ति जैसी नहीं थी। वह किसी को नियंत्रित नहीं कर रही थी, किसी को दिशा भी नहीं दे रही थी। वह केवल एक काम कर रही थी, हर निश्चित सत्य पर प्रश्न उठा रही थी। जैसे ही उसका प्रभाव फैलने लगा, संग्रहकर्ताओं के सबसे पुराने अभिलेख बदलने लगे। जिन तथ्यों को अरबों वर्षों से अंतिम सत्य माना गया था, उनके भीतर नई परतें दिखाई देने लगीं। जीवन वृक्ष ने अपने ही इतिहास के ऐसे रूप देखने शुरू कर दिए जो कभी दर्ज नहीं हुए थे। यहाँ तक कि मूल निर्माता ने भी अपने अतीत में ऐसे क्षण देखे जो उसकी स्मृति में मौजूद ही नहीं थे। पूरा अस्तित्व स्तब्ध था, क्योंकि पहली बार कोई शक्ति भविष्य नहीं बदल रही थी, वह अतीत तक को बदलने की क्षमता रखती थी। तभी वह रहस्यमयी चेतना, जिसने स्वयं को केवल प्रश्नों के युग का दूत बताया था,
धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली कि यही कारण है कि तीसरा युग सबसे खतरनाक होगा। व्यवस्था का युग स्थिर था, संभावना का युग जीवित था, लेकिन प्रश्नों का युग किसी भी चीज को अंतिम मानने से इनकार करता है। और जहां कोई अंतिम सत्य नहीं होता, वहां हर सत्य को स्वयं को बार बार सिद्ध करना पड़ता है। यह सुनते ही अंतिम व्यवस्था का दूत पहली बार असहज दिखाई दिया। उसने कहा कि ऐसा युग अस्तित्व को अस्थिर कर देगा। यदि हर नियम पर प्रश्न उठेगा तो कोई नियम टिकेगा कैसे? यदि हर निर्णय पर संदेह होगा तो कोई सभ्यता आगे बढ़ेगी कैसे? लेकिन प्रश्नों के दूत ने मुस्कुराकर कहा कि यही तो विकास है। जो नियम सही होंगे वे टिक जाएंगे, जो गलत होंगे वे बदल जाएंगे। समस्या नियमों में नहीं, उन्हें अंतिम मान लेने में है। तभी आर्यन के भीतर मौजूद सह अस्तित्व की शक्ति और अधिक विकसित होने लगी। उसे महसूस हुआ कि अब तक वह केवल स्वतंत्रता और व्यवस्था के बीच संतुलन खोज रहा था, लेकिन अब उसके सामने एक तीसरा तत्व आ चुका था, जिज्ञासा। वही शक्ति जो किसी भी संतुलन को जड़ बनने से रोकती है। तभी अचानक नए क्षितिज के पार कुछ टूटने लगा। पहले एक हल्की दरार दिखाई दी, फिर वह तेजी से फैलने लगी। पूरा अस्तित्व उसकी ओर देखने लगा, क्योंकि वह दरार किसी चक्र में नहीं थी, किसी संभावना में नहीं थी, किसी अभिलेख में भी नहीं थी। वह उन सभी के बाहर थी। और जैसे जैसे वह खुलती गई, उसके भीतर से ऐसी ऊर्जा निकलने लगी जिसे न परिवर्तन का स्रोत पहचान पा रहा था, न प्रश्नों का दूत, न मूल निर्माता। विस्मृत ने उसे देखते ही भय से एक कदम पीछे लिया। यह देखकर सभी चौंक गए, क्योंकि पहली विघटन घटना का साक्षी भी किसी चीज से डर सकता है, ये किसी ने नहीं सोचा था। फिर धीरे धीरे उस दरार के भीतर से एक आवाज सुनाई दी। वह किसी भाषा में नहीं थी, फिर भी हर चेतना उसे समझ रही थी। आवाज ने केवल एक वाक्य कहा, तुम अभी भी अस्तित्व को केंद्र मान रहे हो। पूरा ब्रह्मांड मौन हो गया। फिर दरार और चौड़ी हुई। उसके भीतर न तारे थे, न शून्य, न संभावनाएं। वहां कुछ भी नहीं था। और उसी कुछ भी नहीं को देखकर पहली बार आर्यन को एहसास हुआ कि शायद अस्तित्व, संभावना, व्यवस्था, स्वतंत्रता और प्रश्न, ये सब भी किसी और बड़ी चीज के केवल छोटे से हिस्से हैं। तभी वह आवाज दोबारा गूंजी, अब समय आ गया है कि तुम उस चीज को देखो जिसके बाहर कोई प्रश्न भी नहीं बचता। और जैसे ही ये शब्द समाप्त हुए, दरार के भीतर दो विशाल आंखें खुल गईं। वे दो विशाल आंखें खुलते ही पूरा अस्तित्व जैसे रुक गया। न केवल समय, बल्कि संभावना, परिवर्तन और प्रश्न तक कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गए। आर्यन ने पहली बार ऐसा अनुभव किया मानो वह किसी शक्ति के सामने नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज के सामने खड़ा हो जो शक्ति की अवधारणा से भी परे हो। उन आंखों में न क्रोध था, न जिज्ञासा, न कोई उद्देश्य। वे केवल देख रही थीं, लेकिन उनका देखना ही इतना गहरा था कि जीवन वृक्ष की सबसे पुरानी स्मृतियां टूटने लगीं। संग्रहकर्ताओं के अभिलेख मिटने लगे। अंतिम व्यवस्था के दूत का चेहरा पहली बार भय से भर गया। प्रश्नों का दूत मौन हो गया। यहां तक कि परिवर्तन का स्रोत, जिसने अरबों वर्षों के उत्थान और पतन देखे थे, भी उस दृष्टि से बचने की कोशिश करने लगा। तभी वह आवाज फिर गूंजी, तुमने व्यवस्था बनाई, तुमने स्वतंत्रता बनाई, तुमने संभावना बनाई, तुमने प्रश्न बनाए, लेकिन तुम सबने एक ही गलती की। पूरा अस्तित्व उस वाक्य की प्रतीक्षा करने लगा। तुमने यह मान लिया कि अस्तित्व स्वयं अंतिम सत्य है। जैसे ही ये शब्द गूंजे, आर्यन के सामने अनगिनत दृश्य उभर आए। उसने देखा कि चक्रों का जन्म हुआ, संग्रहकर्ता बने, पहली विघटन घटना हुई, मूल निर्माता ने प्रयोग शुरू किए, सह अस्तित्व जन्मा, प्रश्नों का युग आया। लेकिन अचानक दृश्य और पीछे चला गया। इतना पीछे कि वहां कोई वास्तविकता नहीं थी, कोई समय नहीं था, कोई संभावना भी नहीं, केवल एक विशाल मौन था। और उस मौन के भीतर धीरे धीरे पहली तरंग उठी। उसी तरंग से अस्तित्व का जन्म हुआ। ये देखकर आर्यन की सांसें थम गईं, क्योंकि पहली बार उसे समझ आया कि अस्तित्व स्वयं शुरुआत नहीं था, वह किसी और चीज का परिणाम था। तभी उन आंखों के पीछे मौजूद सत्ता ने कहा कि जिस प्रकार चक्र स्वयं को अंतिम मानते रहे, उसी प्रकार अस्तित्व भी स्वयं को अंतिम मानता रहा। लेकिन हर स्तर के ऊपर एक और स्तर होता है, हर सत्य के ऊपर एक और सत्य, हर प्रश्न के ऊपर एक और प्रश्न।
और हर ब्रह्मांड के ऊपर एक और वास्तविकता। ये सुनते ही नए क्षितिज के पार अनगिनत परतें दिखाई देने लगीं। प्रत्येक परत एक संपूर्ण अस्तित्व थी। उनके अपने नियम थे, अपने समय थे, अपने निर्माता थे, और उनमें से कुछ इतने विशाल थे कि वर्तमान अस्तित्व उनके भीतर एक कण से अधिक नहीं था। यह देखकर विस्मृत घुटनों पर बैठ गया। मूल निर्माता ने आंखें बंद कर लीं, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि वे जिस संघर्ष को अंतिम समझ रहे थे, वह केवल एक छोटे स्तर का संघर्ष था। तभी उन आंखों की दृष्टि सीधे आर्यन पर पड़ी। बाकी सब कुछ गायब होने लगा। नए क्षितिज, जीवन वृक्ष, अंतिम व्यवस्था, प्रश्नों का युग, सब धुंधला पड़ गया। केवल आर्यन और वे आंखें रह गईं। फिर वह आवाज पहली बार व्यक्तिगत रूप से उससे बोली, तुमने सह अस्तित्व बनाया, तुमने संभावना को मुक्त किया, तुमने प्रश्नों को जन्म दिया, लेकिन क्या तुम वह करने का साहस रखते हो जो किसी चेतना ने कभी नहीं किया? आर्यन ने बिना झिझक पूछा, क्या? कुछ क्षणों तक मौन रहा। फिर पूरा अस्तित्व कांप उठा जब उत्तर आया, क्या तुम अस्तित्व के बाहर जाने का साहस रखते हो? जैसे ही ये शब्द गूंजे, उन आंखों के बीच एक तीसरा द्वार खुल गया। लेकिन यह चौथे द्वार जैसा नहीं था। ये किसी संभावना की ओर नहीं जाता था। ये किसी भविष्य की ओर भी नहीं जाता था। उसके भीतर केवल पूर्ण अंधकार था। ऐसा अंधकार जिसमें न प्रकाश जन्मा था, न समय, न प्रश्न। और उसे देखते ही आर्यन के भीतर मौजूद करोड़ों संभावनाएं एक साथ फुसफुसाईं। वहीं से सब शुरू हुआ था। नए क्षितिज से लौटे उस अज्ञात अस्तित्व की मुस्कान